हेलो एवरीवन, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल वाइटल आयुर्वेदा में। आज हम बात करेंगे प्रसूति तंत्र का चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। वन शॉट लेक्चर होगा और लेक्चर इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इस लेक्चर के बाद आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएँगी, जिसमें हम सारे मॉडर्न के पॉइंट्स भी बात करेंगे। प्राइ जो भी आपका प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है उसके बारे में, एक्लेम्शिया के बारे में, वो सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल वे में और सिस्टमैटिक वे में आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर ए के बारे में, जो पॉइंट हमारा सिलेबस में दिया है, गर्भिणी व्यापद और उसकी चिकित्सा। तो गर्भिणी व्यापद अगर हम बात करते हैं तो आचार्य हारित ने 8 प्रकार के गर्भिणी व्यापद बताए गए। कौन-कौन से बताए हैं? शोष बताया है, हल्लास, छर्दी बताया है, शोफ, जर, अरुचि, अतिसार, विवर्ण। ये 8 हमारे पास क्या बताए गए हैं? गर्भिणी के व्यापद बताए गए हैं। मतलब कह सकते हो कि कॉम्प्लिकेशंस या उपद्रव के नाम पे हम दे सकते हैं। तो आचार्य हरीश ने श्लोक क्या कहा है? श्लोक इंपॉर्टेंट रहेगा, याद कर सकते हैं आप। शोषो हल्लास छर्दिश, शोफो जर, जर सता अरुचि, अतिसारो विवर्ण्यम अष्टो, गर्भ से उपद्रवा। तो 8 उपद्रव बताए गए हैं। क्या क्या है? शोष है, छर्दी, जर, अतिसार, हल्लास, शोफ, अरुचि और विवर्णता। इनकी चिकित्सा के बात करने से पहले क्या इनकी चिकित्सा है? सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे गर्भिणी की सामान्य चिकित्सा। मतलब आपके पास अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो आपका जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल होगा वो क्या होगा? सबसे पहली बात, कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने हैं कि जो भी हमारे पास गर्भिणी आ रही है चिकित्सा के लिए, हमें उसको मधुर, मृदु या शीत द्रव्य का सेवन कराना है। जो भी औषधि है वो मृदु होनी चाहिए, मधुर, शीत, वीर्य और सुखकारक होनी चाहिए। ठीक है? अगर वमन विरेचन वगैरह कराना है तो आपको 8 मास से पहले वमन विरेचन वगैरह नहीं कराना है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। और जब 8 मास पर अगर लगता है कि आपको वहाँ पे व्याधि वमन साध्य है तो आप क्या करोगे? वहाँ पे मृदु वमन कराओगे। तो अष्टम मास प्राप्त पर वमन आदि साध्य व्याधियों में भी क्या देना है? मृदु विरेचन के लिए या मृदु वमन के लिए बताया गया है। लेकिन आचार्य चक्रपाणी क्या करते हैं कि पंचकर्म की जगह पे वो क्या करते हैं कि एक बेटर ट्रीटमेंट बताते हैं या प्रोटोकॉल बताते हैं कि आप वमन की जगह पे क्या करा सकते हो? निष्ठीवन करा सकते हो, विरेचन की जगह पे फलवर्ती का यूज़ कर सकते हो, नस्य की जगह पे शिरोबस्ती का यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारे लिए सामान्य बात है, या हमारे लिए क्या क्या है? कॉमन ट्रीटमेंट है या कॉमन प्रोटोकॉल है जो हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कुछ अगर विशिष्ट व्याधियाँ हो जाती हैं तो उनकी चिकित्सा कैसे की जाएगी। अगर जो हमारी गर्भिणी है वो चतुर्थ मास में यानी कि चौथे मास में है तो उसको क्या करना है? अगर कहीं पे वात व्याधि होगी तो एरंड का पत्र दे सकते हो, उसका चूर्ण, या फिर एरंड के पत्र को पाक कर सकते हो दूध के साथ। तो यहाँ पे क्या कहा गया? अगर चतुर्मास में वात व्याधि हो जाए तो क्या करना है? एरंड पत्र का चूर्ण अथवा एरंड के पत्र को दूध में पकाकर उसका सेवन करा सकते हैं। और अगर 5वें मास में कोई पित्तज व्याधि है तो क्या बताया गया? अम्ल और लवण द्रव्य का अस्थापन बस्ती दे सकते हैं और मधुर द्रव्य की अनुवासन बस्ती दे सकते हैं। ठीक है? लेकिन बेटर है कि 5 महीने से 8 मास तक ना दी जाए। ठीक है? इसके बाद है छठे मास में क्या कहा गया है? छठा मास जो है पिंडिका, शोथ, अगर रोहिणी या विदृति वगैरह हो चुकी है तो वहाँ पे दारुण चिकित्सा करनी है। अगर 7वें मास में क्या है कि कहीं पे मांस वगैरह है या फिर जो भी किसी वजह से हड्डी टूट-वूट गई है तो वहाँ पे क्या करना है? क्षार और शस्त्र कर्म भी बताया गया है। तो ये हमारी कॉमन ट्रीटमेंट था, ये कॉमन चीज़ें हमें ध्यान रखनी थी। अब इसके बाद हम जो हमारे पास 8 उपद्रव हैं उनकी चिकित्सा क्या रहेगी? सबसे पहले अरुचि। अरुचि बेसिकली क्या है? कफ की वजह से हो रहा है और एनोरेक्सिया है ना, तो भूख नहीं लग रही है, कफ की वजह से है या खाने में इंटरेस्ट लॉस हो चुका है, तो पेशेंट को क्या करना है कि ऐसी चीज़ें देनी है कि उसको खाने में इंटरेस्ट आने लगे। जैसे श्रृंगबेर, कटुक और मातुलिंग केशर का दंत और जीवा पर मर्दन करना है, या फिर हम क्या करेंगे? उष्ण जल का गंडूश धारण करा सकते हैं ताकि जो हमारी टंग है वो कोटेड हो चुकी है म्यूकस से, वो वहाँ पे साफ हो जाए। हल्लास अगर हुआ है तो क्या करना है? भूनिम्ब का कल को मधु के साथ सेवन करा सकते हैं। अगर छर्दी है तो वहाँ पे क्या करना है? अनुकूल उपचार, मतलब कितने किस टाइप की है ना, दृष्टार संयोगज है तो उसके अकॉर्डिंग देना है, या फिर भूनिम्ब और शर्करा को समान मात्रा में मिलाकर दे सकते हो। अब अगर जैसे हम बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप की छर्दी है तो उसके अकॉर्डिंग क्या चिकित्सा बताई है। अगर वातिक छर्दी है तो क्या करो? बिजोरा नींबू का रस बनाओ, लाजा या कोल मज्जा रसायन, अनारदाना, खट्टे अनार का रस, मांस रस या संस्कारित भैंस का मांस दे सकते हो। ठीक है? पैतिक छर्दी है तो बेसिकली क्या करोगे? पित्त शामक, तो जैसे चतुर्दात के कल्क में क्या करो? लाजा का चूर्ण मिलाकर, शर्करा मिलाकर, मधु मिलाकर क्या करो? उसके फूलों द्वारा हृदय और सुगंधित करने तंदुरुल के साथ देना है। ठीक है? कफत छर्दी में क्या करना है? आम और जामुन पत्र पकाकर मधु मिलाकर पान कराना। ये थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा होगा कि मैं रीड कर रहा हूँ। जो भी चीज़ें अभी हम यहाँ पे बात करेंगे
करेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेगा पॉइंट्स, जो मॉडर्न के पॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो समझाने के टॉपिक अभी मैं यहाँ पे समझाऊंगा। जो भी यहाँ पर अभी केवल सिंपल सा चिकित्सा का दिया हुआ है और यहाँ पे हमें थोड़ा कह सकते हो रट्टाफिकेशन करना है, तो वही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सन्निपातज में क्या करना है, संश्लिष्ट योग देना है। क्रियेमेजन्य है तो क्या करना है, पुनर्नवा मूल और देवदारू का क्वाथ क्या करो, मधु मिलाकर पान करा सकते हो। अगर विबंध हुआ है तो क्या करो, हरित की नागर यानी कि आपका जो शुंठी है, गुण इनको त्रिफला के क्वाथ के साथ दे सकते हो, ठीक है। गंडबनी को अगर अतिसार हुआ है, अब देखो अतिसार दो टाइप का होगा, या तो आम अतिसार होगा या पक्व अतिसार। अगर वहां पे आम अतिसार है तो तुम्हें क्या करना है, पाचन औषधियां देनी है, ताकि आम का क्या हो जाए कि जो आम है उसका क्या हो जाए, पाचन हो जाए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर आम अतिसार है तो पाचन औषधियां देनी है, अगर पक्व अतिसार है तो ग्राही औषधि देनी है। संग्राही मतलब क्या है, जो मल को ग्रहण करे या मल को धारण करते होल्ड करने वाली। अब अगर मान लो किसी को आम अतिसार हुआ है प्लस उसमें कफ दोष की प्रधानता है, तो क्या करना है, इंद्रिय, पाठा, अतिविषा, इन सबको उष्ण जल के साथ दे सकते हैं। अगर आम के साथ पित्त दोष का वहाँ पे कॉम्बिनेशन है या फिर उस साथ है, तो क्या करना है, पाठा, चंदन, इंद्रिय और अतीस को क्या करना है, जल के साथ सेवन कराना है। अगर आम का प्लस वात का वहाँ पे है तो क्या करना है, हींग, सैंधव, नागकेश, बृहति, इन सबको क्या करना है, उष्ण जल से पान कराना है। सन्निपातज है तो क्या करना है, बृहति आदि गण का क्वाथ दे सकते हैं। अगर पक्व अतिसार है तो अंबष्ठ्य आदि गण के स्तंभन कराएगा, पक्व अतिसार में स्तंभन कराना है। उसके अंबष्ठ्य आदि गण के क्वाथ में क्या करना है, मधु और तंडुल उदक को मिलाकर पान कराना है। वात अतिसार है तो क्या करना है, कमल, मंजिष्ठा, आम, अस्थि, बिल्व की गुदा बारीक पीसकर इनको दही के साथ दे सकते हैं। पित्त अतिसार है तो न्यागरोध गण का क्वाथ, कटवंग का पान, इन सबको दे सकते हैं, ठीक है। कटवंग इनका पान करा सकते हैं। श्लेष्मति सार है तो कमल के पुंग केसर को तंडुल उदक में पीसकर मधु मिलाकर देना है। और अगर रक्त अतिसार है तो बकरी का दूध यहाँ पे बताया गया, बकरी का दूध वहाँ पे पान करा सकते हो। नेक्स्ट है हमारा परिकृतिका। परिकृतिका बेसिकली क्या है, इसमें क्या करानी है, चिकित्सा। अगर वातिक है तो क्या करना है, बृहति, बिल वगैरह, अनंत मूल वगैरह का यूज देना है, पान कराना है। पैतिक है तो मुलेठी, हंसपदी और धनिये के कल्क को मधु मिलाकर तंडुल उदक से पान कराना है। श्लेष्मिक है तो सम मात्रा में कटेरी, गोक्षूर और पीपल पीसकर नमक मिलाकर भोजन या पान कराना है। अब अगर गंडबनी में उदावरत हो जाए तो उदावरत के कारण बेसिकली क्या रहेगा कि वात जो है वो वहाँ पे कुपित हुई है, तो वात कुपित होकर क्या करेगी कि गर्भ जो है उसको भी कहीं ना कहीं मार सकती है, तो इसकी चिकित्सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उदावरत के कारण क्या होगा, वायु बढ़कर सहसा गर्भ के साथ गर्भिणी को अथवा या तो गर्भिणी को या गर्भ को या दोनों को मार सकती है। तो यहाँ पे उदावरत की चिकित्सा का उदावर्त की चिकित्सा इंपॉर्टेंट बताई गई। उदावर्त बेसिकली क्या है, क्या करना है, अगर 8वें माह से उदावरत हुआ है, विबंध है तो अनुवासन पर लाभ नहीं हो रहा है। मान लो किसी को 8वां माह है उसमें उदावरत हुआ, उदावरत के बाद क्या हो गया, विबंध हो गया, तो लेकिन हमने क्या किया, उसको अनुवासन बस्ती दी, उससे भी लाभ नहीं हुआ। तो क्या समझना है कि अनुवासन से जब नहीं लाभ हुआ है तो उसे अनुवासन असाध्य जान लेना है। कि मतलब क्या है, सिंपल सा कि 8वें महीने में अगर उदावरत हुआ है उसके बाद विबंध हो गया, आपने क्या दिया, अनुवासन बस्ती दी, लेकिन अनुवासन बस्ती से वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको क्या करना है, आपको जानना है कि वो अनुवासन बस्ती असाध्य है, मतलब वो अनुवासन बस्ती से सही नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, वीरणशाली, कस, इन सब की निरहु बस्ती देनी है, ठीक है। जब आप बस्ती दे दोगे और वहां पे विबंध शांत हो जाएगा तो आपको क्या करना है, उष्ण जल से स्नान कराना है जो भी आपका रोगी है, और उसे अविदाही अन्न का सेवन कराना है, मतलब ऐसा अन्न देना जो पित्त को ना बढ़ाए। फिर उसी दिन की शाम में सायकाल में क्या करना है, मुलेठी सिद्ध तेल से उसको अनुवासन बस्ती देनी है। तो पहले क्या है कि अगर अनुवासन बस्ती नहीं यहाँ पे काम कर रही है तो आपको क्या करना है, पहले निरु बस्ती देनी है, उसको निलाना दुलाना है, ठीक है, उष्ण जल के स्नान करा के फिर उसे अविदाई अन्न देना है, फिर दोबारा से उसको मुलेठी सिद्ध तेल से अनुवासन बस्ती देनी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये हमारा पॉइंट नंबर ए हुआ था जिसमें हमने थोड़ा काफी ज्यादा रट्टाफिकेशन वाली चीजें थी। पॉइंट बी भी हमारा थोड़ा ऐसा रहेगा, लेकिन जब हमारा जैसे हम पॉइंट यहाँ से सी स्टार्ट करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ऐसा पढ़ा दूंगा कि हाँ, आप इस लेक्चर के बाद कभी भी उस चीज़ को भूलोगे नहीं और कभी भी उसका रेक्टिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। इससे पहले हम बात कर रहे थे अपना पॉइंट बी के बारे में, गर्भणी वैवर्ण्य। गर्भणी वैवर्ण्य बेसिकली क्या कहा गया है कि जब अगर शुक्र और आर्तव दुष्ट हैं तो उससे ही उत्पत्ति बताई है कि गर्भणी की विवर्णता हो जाती है। तो विवर्णता मतलब क्या है कि उसका स्किन का जो कॉम्प्लेक्स है वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, डल हो रहा है। तो दुष्ट आर्तव शुक्र से विवर्ण्य की उत्पत्ति बताई आचार्य चरक ने शारीरिक स्थान के 8th चैप्टर में।
संप्राप्ति क्या है, मान लो किसी ने पित्त प्रकोपक निदान आहार विहार का सेवन किया, पित्त कुपित हो जाएगा और वो पित्त कुपित क्या करेगा, रक्त की दुष्टि कराएगा और त्वक वगैरह में चला जाएगा। तो तुम कहीं ना कहीं कह सकते हो कि ये क्या है, एक एनीमिया वाली कंडीशन से कोरिलेट तुम कर सकते हो मॉडर्न के साथ, कि जब फीमेल में प्रेग्नेंट लेडी में जो एनीमिया होता है उसके बाद जो उसको इक्टेरस वगैरह हो जाता है, तो वो कंडीशन यहाँ पे हम उसके साथ ले सकते हैं। तो लक्षण क्या रहेंगे, त्वक और अक्षि स्पर्श में विकृत हो जाएगी, वर्ण जो है उद्गात हो जाएगा, संधियों में क्या हो जाएगा, शिथिलता, ढीलापन आ जाएगा। चिकित्सा क्या करनी है इसकी, दरक्षा आदि कषाय का सेवन करा सकते हैं, लौद्र आसव, सुकुमार घृत या सारिवा आदि इनका आसव का यूज करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है कंडू। कंडू का मतलब क्या है, इचिंग बेसिकली हो रही है, तो कफ और पित्त की वजह से होगा बेसिकली। अगर कफ और पित्त वर्धक आहार विहार का सेवन कर रही है स्त्री, तो उस वजह से कंडू हो सकता है। तो क्या मिलेगा, लक्षण क्या है, शरीर और मन में क्या रहेगा, शोफ रहेगा। तो इसमें चिकित्सा क्या रहेगी, निम्ब आदि क्वाद, हरिद्रा खंड, सारीवादी क्वाद, चंदन आसव, त्रिफला क्वाद और पंचवल्कल क्वाद का हम सेवन करा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद है किक्किस रोग। किक्किस मतलब क्या है कि जो आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी में लाइन्स बन जाती हैं, उसी के बारे में। रेखा स्वरूप जो है वहाँ पे त्वक में संकोच जो हो जाता है, मतलब खिंच जाते हैं लाइन्स जो होती हैं प्रेगनेंसी की वजह से, उसको हम क्या कह रहे हैं, किक्किस कह का नाम दे रहे हैं। तो किक्किस क्या है, बेसिकली रेखा स्वरूप त्वक संकोच है। किक्किसम मतलब क्या है कि रेखा स्वरूप त्वक जो है संकोच को ही हम क्या कहते हैं, किक्किस कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली क्रैक्स जो आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं, वात दोष की वजह से। तो वात आदि दोष जो है वो उत्पीड़न होंगे, तो दोष क्या करेंगे, उरह स्थान में गमन करके विदाह करेंगे, कंडू उत्पन्न करेंगे और क्या कर देंगे, किक्किस रोग की उत्पत्ति करा देंगे। तो लक्षण क्या रहेगा, बेसिकली जो उराहा स्थान है, जो आपका चेस्ट वाला रीजन है, स्तन वाला है, और या उदर वाला स्थान है, मतलब जो उसका स्टमक है लेडी का, उस पर रेखाएं मिलेंगी, वली की उत्पत्ति हो सकती है, हाथ पैर में संताप हो सकता है, कंडू वहाँ पे देखने को मिल सकती है। चिकित्सा क्या करनी है, बाहिया पहले आपको लेप वगैरह यूज करना है, तो पटोल, निम्ब, मंजिष्ठा, इंसुरसा, इसका क्वाथ लेना है और क्वाथ को जहाँ पर भी है स्तन और उदर जो भी है वहाँ पर क्या करना है, उसका सिंचन करना है, मतलब आपको उसके क्वाथ वगैरह के में सींचना है उसको, जो भी आपका ऑर्गन है उस पर क्वाथ वगैरह को डालना है। इसके बाद आभ्यंतर औषधि में अगर देखो तो बद्री क्वाथ, मधुर औषध सिद्ध नवनीत का पान करा सकते हो। मधुर गण औषधि साधित नवनीत को क्या करो, पानी तल मात्रा में कोल कोलोदक के साथ क्या करना है, समय समय पर पान कराना है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा गर्भिणी पांडु। एक्चुअल में जो एनीमिया है, अब उसकी बात आई है। तो एनीमिया क्या रहेगा, पित्त और वात को जितने भी निदान रहेंगे, लाइक व्यायाम है, अम्ल लवण रस का सेवन करना, मध्य सेवन, दीवा स्वप्न, या फिर बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण आहार विहार का सेवन करना, तो वो क्या करेगा, गर्भिणी में पांडु रोग की उत्पत्ति कराएगा। ठीक है, तो लक्षण क्या मिलेंगे, श्रम, थकावट मिलेगी, निंद्रालुता, ठीक है, वर्णशय, गात्र में शूल रहेगा, कर्णशूल, टेनाइटिस वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। तो चिकित्सा क्या करनी है, पुनर्नवा मंडूर दे सकते हैं, धात्री लोहा दे सकते हैं, द्राक्ष, जितने भी हमने एनीमिया में या पांडु रोग में जितने भी योग पढ़े थे वो सारे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। कल्याण घृत, शतावरी घृत, नवायस चूर्ण, दाड़िम घृत, ये सारे मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट बी का हमारा ये लास्ट टॉपिक होगा, गर्भिणी ज्वर। तो ज्वर में क्या रहेगा, बेसिकली निदान क्या रहेंगे, आपको पहले पता है, भूख है, थकान है, अभ्यंजन है, रुक्षता, स्नेहन, स्वेदन, औषध तेल के विभ्रम, मन में संताप है, पर्वतों पे चढ़ना, तृण पुष्पों की गंध वगैरह से क्या होगा, गर्भिणी को ज्वर उत्पन्न हो सकता है। भेद कितने, वातज है, पित्तज, कफज, वात पित्त यानी कि द्वंद्वज है, मद्यपान से मद्यपान अगर स्त्री कर रही है उसके कारण उत्पन्न ज्वर, और एक हो सकता है यहाँ पे हमारा सन्निपातज। ठीक है, ये हमारे पास ज्वर रहेंगे। तो वातज ज्वर में अगर चिकित्सा की बात की जाए तो विदारी गंध, कृष्णपर्णी, मुलेठी, देवदारू का क्वाथ वगैरह को शक्करा और बिजोरा नींबू मिलाकर पान कराना है। एरंड वर्ण दोनों बृहति को रासना का कल्क और क्वाथ के साथ देना है। पित्त ज्वर है तो क्या करना है, सारी व क्वाथ में शक्करा या मधु मिलाकर सेवन कराना है। पयस्या, मुनक्का, चीर, काकोली, मुलेठी, शक्कर और मधु मिलाकर भी पान करा सकते हैं। श्लेष्म ज्वर है तो क्या करना है, रासना, वसा और क्या करना है, गिलोय क्वाथ को पान, रासना क्वाथ ठंडा करके मधु मिलाकर भी दे सकते हैं। सन्निपातज में क्या है, त्रिदोष शामक चिकित्सा करनी है। और विषम ज्वर चिकित्सा में क्या करना है, शुंठी में
शुंठी को क्या करना, बकरी के दूध में पकाकर पाक देना है, तो पीस कर देना है, ठीक है। अगर विषम ज्वर है तो बकरी के दूध में क्या करना है, शुंठी को पीस कर दे दो, विषम ज्वर शांत हो जाएगा। अब गड़बड़ी में अगर शोथ जो कॉमनली मिलता है, एडीमा जो मिलता है, उसके लिए क्या करना है, बाहिया आप उष्ण जल से स्वेदन वगैरह करा सकते हो, चंदन, मधुक, उशीर, तिल, इन सब का मंजिष्ठा का लेप करा सकते हो। और इंटरनली क्या यूज़ कर सकते हो, वर्षा, भूमूल, मोरवा और देवदारू का पृष्ठपर्णी, बला, वसा, इन सब का क्वाथ आप दे सकते हो। तो ये यहाँ पे हमारा पॉइंट नंबर बी खत्म होता है। अब यहाँ से पॉइंट सी से चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ज़्यादा समझने की हमें यहाँ पे रहेगा। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट सी में है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी, अब देखो हाइपरटेंशन का मतलब तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारा हाइपरटेंशन क्या कहेंगे, अगर तुम्हारा ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg से ज़्यादा है तो हम क्या कहते हैं, उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी में अभी कुछ टर्म्स आएंगी, जैसे एक्लेम्शिया आएगा, प्री एक्लेम्शिया आएगा, तो उसको समझने जो भी है उससे पहले हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझते हैं। सबसे पहली बात, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन किसका कहेंगे, अगर बीपी 140/90 mmHg से ज़्यादा आ रहा है, जब हम 2 बार मेजर कर रहे हैं एटलीस्ट 6 आवर के इंटरवल पे, मतलब आपने 6-6 घंटे बाद बीपी को मेजर किया, तो अगर वो ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg आ रहा है या उससे ज़्यादा आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि वो पेशेंट जो है हमारे हाइपरटेंशन में रहेगी। अब एक टर्म है प्रोटीनूरिया। प्रोटीनूरिया बेसिकली क्या है कि जो आपका यूरिया, तो देखो यहाँ पे 2 वर्ड यहाँ पे डिकोड करो, प्रोटीनूरिया, तो यूरिया में, यूरिन में क्या आना, प्रोटीन आना, ठीक है। मतलब क्या है कि जब फीमेल जो भी लेडी है, तो या अगर कोई भी एक पेशेंट है, उसके अंदर अगर ब्लड यूरिन में क्या आ रहा है, प्रोटीन आ रहा है किसी भी कारण से, तो उसको हम कंडीशन क्या कहेंगे, प्रोटीनूरिया कहेंगे। तो यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ कितना, 0.3 ग्राम, या फिर हम कह सकते हैं 1 ग्राम पर लीटर। अगर 24 घंटे के स्पेसिमेन जो हमने कलेक्ट किया उसमें इतना देखने को मिला, कितना, 0.3 ग्राम या फिर 0.1 ग्राम पर लीटर देखने को मिल रहा है प्रोटीन किसी अभी पेशेंट में 24 घंटे के अंदर, तो उसको हम क्या नाम देंगे, प्रोटीनूरिया कहेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, हाइपरटेंशन पढ़ा, प्रोटीनूरिया की बात की। अब है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन कब कहेंगे, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन का मतलब क्या है, अगर किसी लेडी को प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते बाद उसको क्या मिल रहा है, हाइपरटेंशन मिल रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। गेस्टेशनल, तो यहाँ पे देखो अगर कोई पेशेंट है, मान लो तुम्हारे पास कोई लेडी है जिसको क्या हो चुका है, 20 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं प्रेगनेंसी को अचीव किए, और उसका ब्लड प्रेशर कितना जा रहा है, 140/90 mmHg से ज़्यादा जा रहा है या उसके इक्वल आ रहा है, तो आप क्या कहोगे, आप उसको टर्म दोगे गेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहोगे, ठीक है। तो गाइस ये बात ध्यान रखना। अब देखो ये इंपॉर्टेंट टर्म रहेगी प्री एक्लेम्शिया, जिसको हम पूरा एक डिटेल में टॉपिक है उसको बात करेंगे। प्री एक्लेम्शिया का मतलब क्या है, अगर किसी लेडी में हाइपरटेंशन मिल रहा है, ठीक है, हाइपरटेंशन मिल रहा है, कौन सा, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, मतलब कि 20 हफ्ते गुजर गए, उसके बाद उसका जो ब्लड प्रेशर है वो 140/90 mmHg या उसके बराबर आ रहा है, प्लस उसके जो यूरिन है उसमें क्या आ रहा है, प्रोटीन आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको टर्म देंगे, इन दोनों चीज़ों को मिला के टर्म देंगे प्री एक्लेम्शिया। क्या नाम देंगे, प्री एक्लेम्शिया। तो प्री एक्लेम्शिया क्या है कि अगर किसी भी प्रेग्नेंट लेडी में जो हाइपरटेंशन, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन देखने को मिले, साथ में क्या मिला, प्रोटीनूरिया, मतलब यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्री एक्लेम्शिया का नाम देंगे। तो प्री एक्लेम्शिया क्या है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन विद प्रोटीनूरिया। अभी मैंने यहाँ पे प्रोटीनूरिया का, इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको प्रोटीनूरिया को समझाया। तो प्री एक्लेम्शिया आई होप यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम बात करते हैं एक्लेम्शिया। अब देखो प्री एक्लेम्शिया में क्या मिला, हाइपरटेंशन प्लस क्या था, कैसा हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन नहीं बोलेंगे यहाँ पे हम, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, क्योंकि जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कब कहेंगे कि जब 20 हफ्ते एटलीस्ट हो चुके हैं, उसके बाद अगर प्री लेडी में हाइपरटेंशन मिल रहा है तब उसको हम जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहेंगे, ठीक है। लेकिन अब हम बात करें एक्लेम्शिया। तो एक्लेम्शिया में क्या चीज़ आएंगी, अगर किसी को प्री एक्लेम्शिया, क्या है, प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन है, प्री एक्लेम्शिया में क्या था, हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीनूरिया, ये दो, हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीनूरिया, ये है, साथ में अगर
उस लेडी को क्या मिल रहे हैं, सीजर्स मिल रहे हैं या फिर कोमा की कंडीशन देखने को मिल रही है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एक्लेम्शिया का नाम देंगे। तो एक्लेम्शिया में कितनी चीज़ें आ गई, एक्लेम्शिया में आ गई 4 चीज़ें, क्या क्या, हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीनूरिया प्लस सीजर्स या फिर कोमा। तो ये अगर साथ मिल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्लेम्शिया का नाम देंगे। तो प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया क्लियर है। इसके बाद एक छोटी सी टर्म है हेल्प सिंड्रोम। हेल्प सिंड्रोम क्या है, अगर 3 चीज़ें साथ में, हीमोलिसिस है, एलिवेटेड लीवर एंजाइम देखने को मिल रहा, लो प्लेटलेट्स काउंट है, तो उसको हम क्या टर्म दे देते हैं, हेल्प सिंड्रोम का नाम दे देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद एक और बात ध्यान रखें, एक टर्म और है सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्शिया, या हम कह सकते हैं एक्लेम्शिया। वही बात हो गई, सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्शिया, अकरेंस ऑफ न्यू ऑनसेट ऑफ प्रोटीनूरिया इन वुमेन विद क्रॉनिक हाइपरटेंशन। किसी को बहुत लंबे समय से क्या था, क्रॉनिक हाइपरटेंशन था। क्रॉनिक हाइपरटेंशन यहाँ पे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन की बात नहीं हो रही, क्रॉनिक हाइपरटेंशन मतलब प्रेगनेंसी से पहले था और प्लस उसको क्या मिला, एकदम से न्यू ऑनसेट हुआ किसका, प्रोटीनेरिया। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्शिया, या हम इसको एक्लेम्शिया भी कह सकते हैं। ये टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी। तो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं प्रेगनेंसी में, 3 हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर मिलेंगे, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, दूसरा मिलेगा प्री एक्लेम्शिया और तीसरा मिलेगा हमें एक्लेम्शिया। तो इनको अब हम क्या करेंगे, एक एक करके अच्छे से बात करेंगे। तो सबसे पहला बात करेंगे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन मैंने बताया, अभी टर्म समझाया था कि अगर किसी लेडी को 20 हफ्ते हो चुके हैं प्रेगनेंसी को अचीव करते हुए और उसका जो ब्लड प्रेशर है हमने मेजर किया वो 140/90 mmHg के बराबर या उससे ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन उसमें कोई भी साइन नहीं है किसका, प्रोटीनूरिया का। प्रोटीनूरिया मतलब प्रोटीन नहीं आ रहा है ब्लड यूरिन में, तो केवल केवल क्या है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिल रहा है, तो उसको हम कहेंगे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। तो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन क्या है, न्यू ऑनसेट ऑफ हाइपरटेंशन, कब, आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 20 हफ्ते बाद प्रेगनेंसी के, विदाउट प्रोटीनूरिया, प्रोटीनूरिया का कोई साइन नहीं, या फिर वहाँ पे किसी भी ऑर्गन डिसफंक्शन का साइन नहीं है। प्रोटीनूरिया डिसफंक्शन क्यों होता है, क्योंकि किडनी का वहाँ पे डिसफंक्शन होता है, इसकी वजह से प्रोटीनूरिया होता है, यानी कि प्रोटीन आता है यूरिन में ना, तो उसको हम कहेंगे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। मतलब केवल केवल हाइपरटेंशन है, प्रोटीन यूरिन में नहीं आ रहा। तो सिम्टम्स क्या मिलेंगे, बेसिकली ज़्यादातर ये एसिम्टोमेटिक होता है, माइल्ड हेडेक हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशन में देखें तो कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, मान लो किसी लेडी में पहले से ही हाइपरटेंशन रहा, 140/90 mmHg पहले से रहा, अगर इसमें कंडीशन प्रोटीनूरिया हो जाए तो प्रोटीन आने लगे तो क्या कहलाएगा, फिर ये किस में बदल सकती है, ये बदल सकती है प्री एक्लेम्शिया में। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि ये प्रोग्रेस कर सकता है किसमें, प्री एक्लेम्शिया में प्रोग्रेस कर सकता है, या प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है। प्री टर्म डिलीवरी मतलब क्या है कि जो बर्थ है, जो टाइम पीरियड है 9 मंथ का या 36 या 37 वीक का, उससे पहले अगर क्या हो जाए, डिलीवरी हो जाए, तो वो कहलाएगी हमारी प्री टर्म डिलीवरी। इसमें मैनेजमेंट क्या देंगे, मैनेजमेंट क्या करना है, हमें क्लोज मॉनिटरिंग करनी है ब्लड प्रेशर की, और यूरिन में दे चेक करना है कि प्रोटीन वगैरह तो नहीं आ रहा, और हमें बेसिकली क्या देनी है, अगर उसका ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली 150/100 mmHg जा रहा है, उससे ज़्यादा जा रहा है, तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो हाइपरटेंशन, जेस्टेशनल इंड्यूस हाइपरटेंशन में सबसे पहले हमने पढ़ा जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। अब हम बात करेंगे प्री एक्लेम्शिया। तो अभी प्री एक्लेम्शिया क्या है, क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया जब इस जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में क्या हो जाए, साथ में क्या हो जाए, प्रोटीनूरिया देखने को मिल जाए, प्रोटीनीरिया देखने को मिल जाए, तो इस कंडीशन को ही हम कह देंगे प्री एक्लेम्शिया। तो प्री एक्लेम्शिया क्या है, हाइपरटेंशन कितने, आफ्टर 20 वीक, विद किसके साथ, प्रोटीनूरिया। प्रोटीनूरिया नहीं तो उसको या फिर वहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का ऑर्गन डिसफंक्शन मिल रहा है, तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, प्री एक्लेम्शिया दे देंगे। तो और बेसिकली इसको पहचाना कर जाएगा, पेटिक एडिमा मिलेगा ओवर द एंकल्स, तो ये हमारी एक पहचान होगी। कॉज क्या हो सकते हैं, बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, लाइक अगर प्लेसेंटा जो है उसका ही एबनॉर्मल अरेंजमेंट है, साइटोकाइंस हो सकते हैं जो इन्फ्लामेशन को बढ़ा सकते हैं, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हो सकते हैं, या फिर कोई एक जेनेटिक
कॉज भी वहाँ पे रह सकता है। अब रिस्क क्या हो सकते हैं, रिस्क किसमें रहेगा, जो सबसे पहली बार प्रेगनेंसी अचीव कर रही है, प्राइमी ग्रेविडा है, ठीक है, ओबेस है, या फिर प्री एग्जिस्टिंग वेस्कुलर डिजीज़ है, कोई उसको पहले से ही वेस्कुलर डिजीज़ हो रखी है, या फिर उसमें फैमिली हिस्ट्री है, तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलेंगे, एबनॉर्मल उसका वेट गेन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर राइज होगा, पल्मोनरी एडीमा देखने को मिलेगा, और अलार्मिंग सिस्टम की बात करें, अगर पेशेंट आपके पास हेडेक की आ रहा है, उसकी डिस्टर्ब स्लीप है, एपिगैस्ट्रिक वाले रीजन में पेन है, उसका ब्लरिंग विजन हो चुका है या डिमनेस हो चुकी है विजन की, तो उसमें ये देखने को रहेगा। इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे हम, यूरिन टेस्ट कराएंगे, कहीं उसमें प्रोटीनूरिया वाली कंडीशन तो नहीं है, उसका ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करेंगे, उसमें पल्मोनरी एडीमा को चेक करेंगे, ठीक है, ब्लड वैल्यूज में चेक करेंगे कि उसका सीरम यूरिक एसिड लेवल जो है वो 4.5 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा तो नहीं आ रहा है, तो ये सारी चीज़ हम चेक करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, अब इसमें दो तरीके के कॉम्प्लिकेशन होंगे। पहला होगा इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन, इमीडिएट उपद्रव या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। मदर में हो सकता है, जैसे अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे एक्लेम्पशिया हो जाए तो क्या रहेगा, प्री एक्लेम्पशिया हो जाए तो ये एक्लेम्पशिया में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर हेल्प सिंड्रोम में कन्वर्ट हो सकता है। अगर ड्यूरिंग लेबर हो जाए तो क्या होगा, एक्लेम्पशिया में कन्वर्ट हो सकता है। पोस्टपार्टम हेमोरेज मतलब डिलीवरी के बाद ही हेमोरेज हो सकता है। परप्यूरियम के बाद अगर बात करें तो वहाँ पे शॉक या सेप्सिस हो सकते हैं। तो ये सारे मैटरनल हो सकते हैं। फीटल में क्या दे सकते हैं कि भाई अगर उस टाइम पे प्री एक्लेम्पशिया कंडीशन हो गया, हाइपरटेंशन ना प्रोटीन तो वहाँ पे जो है फीटल की डेथ हो सकती है, उसको एस्फिक्सिया वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है। रिमोट मतलब आगे चल के अगर हम देखते हैं तो रिकरेंट प्री एक्लेम्पशिया हो सकता है, अगर किसी को प्री एक्लेम्पशिया एक बार हो गया तो दोबारा भी हो जाए, या फिर क्रॉनिक रीनल डिजीज वहाँ पे उसको हो सकती है, ठीक है। प्रिवेंशन क्या करना है, रेगुलरली उसके एंटीनेटल चेकअप्स कराने हैं, पेरन देना है, ठीक है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स देने हैं, बैलेंस डाइट वगैरह उसको देना है। मैनेजमेंट क्या करोगे आप, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जैसे लेबिटोलॉल दे सकते हो, नेफेडिपिन दे सकते हो, डायूरेटिक्स दे सकते हो, और बैलेंस डाइट वहाँ पे उसका फॉलो करना है। तो ये हमारा प्री एक्लेम्पशिया था। अब एक्लेम्पशिया क्या है, मैंने भी बताया था जस्ट कि अगर प्री एक्लेम्पशिया किसके साथ है, प्री एक्लेम्पशिया विद सीजर या फिर किसके साथ है, विद सीजर या फिर कॉमा के साथ है, एंड कॉमा, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्लेम्पशिया। तो अकरेंस ऑफ जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर इन अ वुमेन विद प्री एक्लेम्पशिया, तो प्री एक्लेम्पशिया के साथ क्या आ रहा है, वुमेन में सीजर्स देखने को मिल रहे हैं, या सीजर के साथ प्री एक्लेम्पशिया देखने को मिल रहा है, उसमें को हम क्या कहेंगे, एक्लेम्पशिया का नाम दिया जाएगा, ठीक है। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेंगे, इसमें स्टेजेस होती हैं, बेसिकली कुछ स्टेजेस में होता है, जैसे प्री मॉनिटरी स्टेज। प्री मॉनिटरी स्टेज में क्या होगा कि पेशेंट जो है अनकॉन्शियस हो जाएगा, उसकी जो मसल्स हैं या फेस है या टंग है, लिम्ब में वहाँ पे ट्विचिंग बताएगा, खिंचाव या फिर किसी तरीके का ऐसा रहेगा, और जो कि 30 सेकेंड तक रहता है। टॉनिक स्टेज आएगी दूसरी, जिसमें पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, टॉनिक हो जाएगी, स्पाज्म में चली जाएगी, मतलब पूरी बॉडी में जकड़ जाएगी, ऐसा लगेगा, आईबॉल क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, और ये भी 30 सेकंड तक की स्टेज देखने को मिलती है। इसके बाद तीसरी स्टेज आएगी क्लॉनिक स्टेज, जो है अपनी टंग को बाइट करना शुरू कर देगा, और ये 1 से 4 मिनट तक रह सकती है। साइनोसिस हो सकता है, ठीक है, और ट्विचिंग स्टार्ट होगा फेस में, और पूरी एक एक्सट्रीमिटी और फिर पूरी बॉडी में क्या हो जाएंगे, कन्वल्जन आना शुरू हो जाएंगे, और लास्ट में क्या होगा, पेशेंट कोमा में जा सकता है। तो ये हमारी कंडीशंस या स्टेजेस देखने को मिलेंगी, ये फीचर्स भी कह सकते हो हमारे एक्लेम्पशिया में रहेंगे, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेशंस बेसिकली क्या रहेंगे, अगर देखो मान लो एक्लेम्पशिया हो गया तो भाई उसको सीजर्स आ रहे हैं मदर को, तो इंजरी होने की खतरा रहेगा, तो इंजरी हो सकता है। अब पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, मान लो मदर ने टंग अड़ाई है तो वो साइनोस वाली कंडीशन हो सकती है, हाइपर पायरेक्सिया हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है, शॉक या सेप्सिस वगैरह, साइकोसिस वगैरह की कंडीशन हो सकती है। मैनेजमेंट क्या करना है, मैग्नीशियम सल्फेट देना है, फ्लूइड्स देने हैं, उसके वाइटल्स को मॉनिटर करना है, डायूरेटिक्स देना है, और एंटीपायरेटिक ड्रग आप वहाँ पे दोगे। तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट टर्म, और बेसिकली इस चैप्टर से जो हमारा एक्लेम्पशिया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट सी के बाद हम बात करते हैं पॉइंट डी के बारे में, जिसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी का नाम ही समझ आ रहा होगा कि प्रेगनेंसी में क्या है, रिस्क है जो आगे चल के फीटस को, मदर को या फिर दोनों को क्या कर सकता है, कॉम्प्लिकेशन कॉज करा सकता है। उसी को हम क्या कहेंगे, हाई रिस्क प्रेगनेंसी का नाम देंगे। सिंपल सी बात है ये कि जो प्रेग्नेंट लेडी है या फीटस है या फिर मदर है,
वो या फिर दोनों क्या है, रिस्क पे हैं, तो उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या है, इज ए कॉम्प्लिकेटेड बाय सर्टेन फैक्टर, किसी भी एक ऐसा फैक्टर जो क्या कर रहा है, मदर या फीटस के लिए कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन की तरह बन सकता है, उसको हम क्या कहेंगे, हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी कैन बी प्री एग्जिस्टिंग, पहले से हो सकती है, लेबर के टाइम पे हो सकती है, या उसके लेबर के बाद हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क फैक्टर। अब क्या क्या कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर रहेंगे जो प्रेगनेंसी में रिस्क बन सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं। मैटरनल फैक्टर हो सकते हैं, मदर की साइड से फैक्टर हो सकते हैं। लाइक अगर जो लेडी है जो जिसने प्रेगनेंसी अचीव की, अगर वो 18 साल से पहले की है, तो उसमें क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी का रिस्क हो सकता है। अगर 35 से ज़्यादा है तो उसमें देखने को मिल सकता है ओबेज है, अंडर वेट है, या फिर ड्रग एब्यूजिव है, तो उस कंडीशन में देखने को मिल सकता है। मेडिकल डिसऑर्डर है, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, HIV है, हेपेटाइटिस है, टॉर्च इन्फेक्शन है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ऑब्स्टेट्रिक फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक किसी को पहले से ही अबॉर्शन हुआ है, या स्टिल बर्थ वाली कंडीशन पहले से थी किसी लेडी को, या उसमें प्री टर्म लेबर हो चुका है, उसको किसी को मल्टीपल प्रेगनेंसी है, या फिर माल प्रेजेंटेशन था, ब्रीच वगैरह प्रेजेंटेशन था, तो उस टाइप पे भी हो सकता है। फीटल फैक्टर हो सकते हैं, जैसे फीटल में कोई डिजीज़ है, कंजेनाइटल एनोमलीज वगैरह है, या फिर कोई फीटल डिस्ट्रेस वगैरह, तो उस टाइम पे भी ये भी रिस्क फैक्टर रह सकते हैं। अब हम बेसिकली आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, पहले तो हमें क्या करना है, उसकी जो भी हमारे पास पेशेंट आ रहा है उसकी एंटीनेटल हिस्ट्री अच्छे से लेनी है, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, उसमें रूटीन एग्जामिनेशन करना है, उसका हीमोग्लोबिन चेक करना है, ब्लड ग्रुप्स चेक करने हैं, RH इनकम्पेटिबिलिटी वाला फैक्टर तो नहीं है, RH फैक्टर टेस्ट करना है, ब्लड शुगर टेस्ट करना है, और यूरिन का एग्जामिनेशन वहाँ पे हम करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारा इन्वेस्टिगेशन रहेगा। मैनेजमेंट क्या करना है, बेसिकली रेगुलरली उसका एंटीनेटल चेकअप कराना है, उसको फॉलिक एसिड देना 4 mg पर डे, असिस्ट करना है क्या मैटरनल और फीटल वेलबींग को, सोनोग्राफिक एवेल्यूएशन कराना है, और अगर लेबर के टाइम पे हो जाए तो सी सेक्शन डिलीवरी बेसिकली कराई जाती है, ताकि कॉम्प्लिकेशन जो आए हैं उनको डील कर सकें। फीटल को असिस्ट करना है, क्या क्या असिस्ट करना है, फीटल की हार्ट रेट असिस्ट करनी है स्टेथोस्कोप वगैरह से, और कंटिन्यूसली वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग वगैरह हमें करनी है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर D खत्म होता है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, पॉइंट नंबर E है, वो है हमारी एंटीपार्टम हेमोरेज। तो इसको समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। एंटीपार्टम हेमोरेज, एंटीपार्टम हेमोरेज का मतलब क्या है कि अगर कोई लेडी है जिसको 28 हफ्ते हो चुके हैं प्रेग्नेंट हुए हुए, और उसको डिलीवरी से पहले क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, तो उसको हम क्या कहें, एंटीपार्टम हेमरेज। मतलब क्या है कि डिलीवरी से पहले ब्लड आना, लेकिन कंडीशन ये है कि उसको एटलीस्ट 28 हफ्ते हो चुके हों। अगर 28 हफ्ते से पहले ब्लड आ रहा है, या 20 हफ्ते से पहले ब्लड आ रहा है, तो उसको वहाँ पे हम अबॉर्शन की टर्म देंगे। ठीक है, लेकिन अगर 28 हफ्ते हो चुके हैं, 28 हफ्ते बाद जेनाइटल ट्रैक से किसी भी तरीके की ब्लीडिंग हो रही है बिफोर डिलीवरी ऑफ बेबी, उसको हम क्या कहेंगे, APH, एंटीपार्टम हेमरेज कहेंगे। तो एंटीपार्टम हेमरेज समझ में आया कि सिंपल क्या है कि 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद और डिलीवरी से पहले अगर किसी फीमेल को क्या हो रहा है, जेनाइटल से ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एंटीपार्टम हेमरेज कहेंगे। तो सिंपल सा टर्म क्या है, एंटीपार्टम हेमरेज इज ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनाइटल ट्रैक अकरिंग 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी एंड बिफोर डिलीवरी ऑफ बेबी। उसको हम क्या कह रहे हैं, एंटीपार्टम हेमरेज क्या नाम दे रहे हैं, APH का नाम दे रहे हैं। अब इसके कॉज क्या होंगे, देखो कॉज क्या हो सकते हैं, प्लेसेंटा के कॉज हो सकते हैं। मान लो कोई प्लेसेंटा में एबनॉर्मेलिटी है, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है बिफोर प्रेगनेंसी, तो प्लेसेंटल कॉज हो सकते हैं, या फिर जेनाइटल कॉज हो सकता है किसी भी तरीके का। कुछ ऐसे कॉज हो सकते हैं जो यूट्रस की वजह से है ब्लीडिंग हो रही है, या फिर कुछ ऐसे भी कॉज हो सकते हैं जो एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते, अनएक्सप्लेन है। ठीक है, तो प्लेसेंटल कॉज में आप 2 चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रेप्टियो प्लेसेंटा, या प्लेसेंटा एब्रेप्टियो का नाम इसको हम देंगे। ठीक है, और इसके बाद लोकलाइज जनरल में क्या आएगा, सर्वाइकल इरोजन, सर्वाइकल पॉलिप्स, वेजाइनाइटिस और ट्रॉमा वगैरह। या फिर यूट्राइन कॉज क्या हो सकते हैं, यूट्रस में रप्चर हो गया। तो अब बेसिकली जो हमारा फोकस रहेगा वो 2 इन चीज़ों पे रहेगा, प्लेसेंटा प्रीविया और प्लेसेंटा एब्रेप्टिया के नाम पे। तो ये कॉज कराएंगे, किसको कॉज कराएंगे, ये कॉज कराएंगे एंटीपार्टम हेमरेज को, इनकी वजह से ब्लीडिंग होगी। अब कैसे ब्लीडिंग होगी, देखो सबसे पहले प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब समझो। प्लेसेंटा का जो नॉर्मली अगर देख रहे हो तो ये पोजीशन पे प्लेसेंटा यहाँ पे क्या है,
अटैच है, किसके साथ अटैच है, जो हमारा यूट्रस के वॉल के साथ है ना, एंडोमेट्रियम से। लेकिन अगर प्लेसेंटा प्रीविया में देखोगे तो यहाँ पे जो यूट्रस था वो क्या है, लोअर रीजन पे आ चुका है, या तुम कह सकते हो जो हमारा सर्विक्स है उसके इंटरनल ओस की जगह पे कहीं ना कहीं आ रहा है। तो अगर लोअर रीजन को क्या किया है, यूट्रस के इसने घेरा हुआ है, नॉर्मली यहाँ होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन हो कहाँ रहा है, कहाँ पे यूट्रस का अटैचमेंट हुआ है, किसका, प्लेसेंटा का अटैचमेंट हुआ यूट्रस के लोअर एंड पे। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्लेसेंटा प्रीविया का नाम देंगे। और इसकी वजह से क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, या फिर फीमेल में ब्लीडिंग हो सकती है, एंटीपार्टम हेमरेज की कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया इज कंडीशन, जो प्लेसेंटा है वो इम्प्लांट हुआ है कहाँ पे, इन द लोअर सेगमेंट और रीच और कवर इंटरनल सर्वाइकल ओस। तो इसने क्या कवर कर लिया है, इंटरनल सर्वाइकल ओस तक पहुंच गया है, या इसने कवर किया है। इस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, प्लेसेंटा की प्लेसेंटा प्रीविया का नाम देंगे, ठीक है। अब प्लेसेंटा प्रीविया के टाइप्स पढ़ेंगे। तो प्लेसेंटा प्रीविया के टाइप्स क्या हैं, इसके ग्रेड, 4 ग्रेड में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला ग्रेड है लो लाइंग प्लेसेंटा। लो लाइंग प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा लाई तो कर रहा है लोअर यूट्राइन सेगमेंट, लेकिन इंटरनल ओस तक नहीं पहुंचा। मतलब देखो यहाँ पे तुम देखो, लो लाइंग मतलब क्या है, ये रहा, ये प्लेसेंटा लोअर एंड पे तो है यूट्रस के, लेकिन जो इंटरनल ओस था वो वहां पे नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे, लो लाइंग प्लेसेंटा। तो ग्रेड 1 कह सकते हो, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, ग्रेड 1 लो लाइंग प्लेसेंटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यूजुअली एसिम्टोमेटिक रहेगा, माइल्ड पेनलेस ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, लेट प्रेगनेंसी में। और मैनेजमेंट क्या करना है, केवल हमें ऑब्जर्व करना है, रूटीन एंटीनेटल केयर देख करनी है, बेड रेस्ट दे सकते हैं, वेजाइनल डिलीवरी यहाँ पे पॉसिबल है, आप वेजाइनल डिलीवरी करा सकते हो। स्टेज 1, अगर स्टेज 1 का टाइप का है। टाइप 2 है तो क्या है, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। तो मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, अभी देखो इंटरनल उस अभी भी कवर्ड नहीं है इससे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि प्लेसेंटा रीच कर गया मार्जिन ऑफ द इंटरनल ओस, मार्जिन पे कब पहुंच गया, लेकिन इंटरनल ओस को प्रॉपर तरीके से कवर नहीं किया, तो इसको हम कहेंगे मार्जिनल प्लेसेंटा। इसमें सिम्टम्स क्या मिलेंगे, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग रहेगी, रिकरेंट ब्लीडिंग हो सकती है, सॉफ्ट और टेंडर यूट्रस वहाँ पे देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट क्या करना है, हॉस्पिटल में उसको ऑब्जर्वेशन करना है। वेजाइनल डिलीवरी यहाँ भी पॉसिबल है, लेकिन हम अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही तो हम सी सेक्शन की तरफ, सिजेरियन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। इसके बाद है टाइप 3। तो टाइप 3 क्या है, पार्शियल प्रीविया। पार्शियल प्रीविया मतलब क्या है कि देखो इंटरनल ओस कवर्ड तो है, लेकिन कैसी है, पार्शियली कवर्ड है। पार्शियली कवर्ड क्या है, किसको, इंटरनल ओस को कवर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, प्लेसेंटा पार्शियली कवर्स कर रहा है किसको, इंटरनल ओस को कवर कर रहा है, जिसमें सिम्टम्स क्या मिलेंगे, मॉडरेट से सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है, और मल प्रेजेंटेशन कॉमन देखने को मिलेगा, मतलब ब्रीच वगैरह वहाँ पे देखने को कॉमनली मिल सकता है। इसके बाद है टाइप 4, या हम कह सकते हैं कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। तो कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया क्या है, देखो इसने पूरी तरीके से इंटरनल जो ओस से सर्वाइकल इंटरनल सर्वाइकल ओस जो है उसको पूरी तरह से कवर किया है। तो प्लेसेंटा कंप्लीटली कवर द इंटरनल ओस, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंप्लीट पार्शियल प्लेसेंटल प्रीविया का नाम देंगे। इसमें सिम्टम्स क्या मिलेगा, सीवियर पेन होगा, पेनलेस होगी, वेजाइनल ब्लीडिंग, मतलब पेनलेस ब्लीडिंग रहेगी लेकिन बहुत ज़्यादा रहेगी, रिपीटेटिव एपिसोड देखने को मिल सकते हैं। वेजाइनल डिलीवरी यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, आप वेजाइनल डिलीवरी या नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा सकते। मैनेजमेंट क्या करना है, इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना, सी सेक्शन डिलीवरी यहाँ पे करानी है। तो ये हमारा देखो, इसमें ये किस में पढ़ रहे हैं, हम एबनॉर्मल ब्लीडिंग में पढ़ रहे हैं, एंटीपार्टम ब्लीडिंग में। ये हमने कॉज पढ़ा क्या था, पहला कॉज प्लेसेंटल कॉज में प्लेसेंटा प्रीविया, दूसरा कॉज होगा एब्रेप्टियो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा एब्रेप्टियो। तो अब चलो इसके बाद एब्रेप्टिव प्लेसेंटा। एब्रेप्टिव प्लेसेंटा में देखो तुम, जो प्लेसेंटा है उसमें क्या हुआ है, ब्लीडिंग हो चुकी है। प्लेसेंटा में क्या हो चुका है, ब्लीडिंग हो चुकी है, या प्लेसेंटा जो है वो सेपरेट हो चुका है डिलीवरी से पहले ही, ठीक है। तो एब्रेप्टिव प्लेसेंटा इज द प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली इम्प्लांटेड, जगह पे से ही प्लांटेड था, मान लो यहाँ पे इम्प्लांट था, सॉरी यहाँ पे इम्प्लांट था, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, यूट्रस पे यहाँ पे इम्प्लांट था, लेकिन क्या हुआ, ये अपनी जगह से हट गया डिलीवरी से पहले, ठीक है, ये हट गया। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, प्लेसेंटा एब्रप्टिव कहेंगे, एब्रप्ट हो चुका है। तो एब्रप्टिव प्लेसेंटा इज अ प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा फ्रॉम द यूट्राइन वाइल आफ्टर
28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी और बिफोर डिलीवरी। तो डिलीवरी से पहले या फिर 28 वीक के बाद की बात ही कर रहे हैं, तो उसमें अगर हट गया है तो उसको हम कहेंगे एब्रेप्टियो प्लेसेंटा। अब एब्रेप्टियो प्लेसेंटा, अब जब प्लेसेंटा ने यूट्रस को छोड़ दिया तो ब्लीडिंग तो होगी। अब ब्लीडिंग होनी है, यहाँ पे एंटीपार्टम हेमरेज मिलेगा, लेकिन वो दो टाइप का मिलेगा। अब एक होगा कंसीव्ड, एक होगा रिवील्ड। रिवील्ड मतलब क्या है कि ब्लीडिंग बाहर दिख रही है। जैसे मान लो, अगर मान लो इंटरनली ब्लीडिंग हो गई, यहाँ से हटा और ब्लीडिंग यहाँ पे हो गई, तो ये कैसा है, ये है कंसील्ड, दिख ही नहीं रही ब्लीडिंग, तो ये ज़्यादा खतरनाक रहेगा। ब्लीडिंग इंटरनल हो गई, बाहर तक ब्लीडिंग आई नहीं। दूसरा है कि एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो गई, प्लेसेंटा सेपरेट हुआ यूट्रस से, लेकिन ब्लीडिंग कैसी एक्सटर्नल, तो ये है रिवील्ड। तो दो टाइप इसके रहेंगे, पहला है कौन सा, रिवील्ड, और दूसरा है कंसील्ड। तो रिवील्ड प्लेसेंटा जो है एब्रेप्टिव प्लेसेंटा है, तो ब्लड क्या करेगा, एस्केप कर जाएगा कहाँ से, सर्वाइक्स से, तो यहाँ से निकल जाएगा ब्लड और हमें ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, यानी कि APH देखने को यहाँ पे विजिबल APH रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या रहेगा, सिम्टम्स क्या रहेंगे इसमें, अगर हम रिवील्ड में बात कर रहे हैं तो कैसा रहेगा, पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, डार्क कलर का ब्लड आएगा और यूट्रस में जो है टेंडरनेस देखने को मिलेगी। मैनेजमेंट क्या करना है, मदर को स्टेबलाइज करना है, IV फ्लूइड देना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह कराना है। ठीक है, ये हो गया हमारा किसके बारे में, रिवील्ड के बारे में। कंसील्ड में क्या है कि ब्लड जो है रिटेन कर गया प्लेसेंटा के पीछे। देखो ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से पहले यहाँ पे ब्लड कलेक्ट है और वो ब्लड क्या हुआ, इंटर्न जो हमारा सर्विक्स है उसके बाहर, उसके थ्रू बाहर नहीं निकला, तो ब्लड क्या है, रिटेन बिहाइंड द प्लेसेंटा विद नो विजिबल ब्लीडिंग। ब्लीडिंग हो ही नहीं, विजिबल हो ही नहीं, क्योंकि प्लेसेंटा से पहले ही ब्लड क्या है, कलेक्ट हो चुका है। तो उसको हम क्या कहेंगे, कंसील्ड एब्रेप्टिव प्लेसेंटा का नाम देंगे। सिम्टम्स क्या है, सीवियर एब्डोमेन पेन मिलेगा, बॉड लाइक टेंस यूट्रस मिलेगा, फीटल डेथ यहाँ पे कॉमन रहेगी। मैनेजमेंट क्या करना है, बेसिकली हमें इमीडिएट उसको रिसस्किटेट करना है, रैपिड डिलीवरी करानी है और सी सेक्शन वहाँ पे हमें कराना है अगर फीटस जिंदा है। तो ये हमारा किसके बारे में हुआ, APH के, किस कौन से कॉज थे, ये हमारे APH के, अभी हमने पढ़ा ये APH के हमारे प्लेसेंटल कॉज थे, प्लेसेंटा की वजह से APH हो रहा था, एंटीपार्टम हेमोरेज हो रहा था, किसकी वजह से, प्लेसेंटा। अब लोकल जेनाइटल कॉज भी वहाँ पे हो सकते हैं। तो अब देखो लोकल जेनाइटल कॉज क्या होंगे, उसमें क्या मिलेगा, स्लाइटली वेजाइनल ब्लीडिंग मिलेगी, एब्डोमेन पेन होगा नहीं, यूट्रस क्या होगा, सॉफ्ट रहेगा और नॉन टेंडर रहेगा। मैनेजमेंट क्या करना है, जो भी वहाँ पे जेनाइटल कॉज है उसको ट्रीट करो। ठीक है, जो भी वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह है, जो भी चीज़ है उसको ट्रीट करना है, एंटीबायोटिक्स देनी है और रूल आउट करना है कि वो मेलिग्नेंसी वाली कंडीशन तो नहीं है। ठीक है, ये होगा। इसके बाद तीसरा है अनक्लासिफाइड भी हो सकता है APH। तो अनक्लासिफाइड APH में बेसिकली क्या रहेगा, जिसका कोई कॉज ही नहीं पता हमें, तो उसमें क्या करेंगे, हमको बेसिकली सिम्टम्स क्या मिलेंगे, माइल्ड से मॉडरेट ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। मदर और फीटस क्या होंगे, दोनों अनयूजुअली स्टेबल रहेंगे, अनयूजुअली स्टेबल मिलेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट क्या करना है, ऑब्जर्वेशन देख करना है और फीटल की मॉनिटरिंग करनी है। ये हो गया हमारा किसका, अनक्लासिफाइड APH। तो देखो हमारे पास कॉज क्या थे, पहला प्लेसेंटल कॉज, दूसरा हमारा था लोकल कॉज या अनएक्सप्लेन्ड, इसके बाद यूट्राइन कॉज अगर यूट्रस रप्चर हो चुका है। तो ये हमारा APH के कॉज हो गई, इसके हम क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे कॉज और क्लासिफिकेशन पढ़ा, अब हमने सिम्टम्स हमने साथ ही पढ़ लिए। अब हम कॉमनली जनरल मैनेजमेंट क्या करेंगे APH का। ठीक है, वो तो फर्दर बाद की बात हो गई कि कंसीव्ड टाइप का है PP है या फिर रिवील टाइप का PP है, वो बात की बात है, लेकिन एक जनरल मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं कि अगर APH है, एंटीपार्टम हेमरेज है, मतलब ब्लीडिंग हो रही है डिलीवरी से पहले, तो क्या करना है, इमीडिएट उसको हॉस्पिटलाइजेशन कराना है, जो भी पेशेंट है उसके वाइटल्स को मॉनिटर करना है, ब्लड ग्रुपिंग करनी है, क्योंकि बाई ब्लड लॉस हुआ तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत रहेगी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना है अगर वहाँ पे रिक्वायर्ड है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं कि भाई अगर वहाँ पे ब्लीडिंग हो गई तो मैटरनल में कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं कि वो एनीमिया हो सकता है, उसमें शॉक में जा सकती है, पोस्टपार्टम हेमरेज वाली कंडीशन भी देखने को मिल सकती है आगे चल के, प्री मैच्योरिटी हो सकती है या फिर लो बर्थ वेट देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 6। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो कमेंट कर देना नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।